सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बीएड एग्जाम में, इनमें अंतर भी आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें देखते हैं शिक्षण के स्तर क्या होते हैं। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखो, जब कोई भी टीचर बच्चों को टीचिंग कराता है, बच्चों को शिक्षण कराता है, वो 3 स्तरों में कराता है, स्मृति स्तर में, बोध स्तर में और चिंतन स्तर में। अगर कोई शिक्षण स्मृति स्तर पर चल रहा है तो इसका मतलब है बच्चे रट रहे हैं, बस चीजों को रटेंगे में, समझेंगे नहीं स्मृति स्तर पर। अगर कोई शिक्षण बोध स्तर पर चल रहा है, इसका मतलब है बच्चे तथ्यों को समझ रहे हैं, खुद सोच विचार करके उनका अर्थ समझ रहे हैं, एक्चुअल में अर्थ क्या है। चिंतन स्तर पर अगर कोई शिक्षण चल रहा है, इसका मतलब है बच्चे उस तथ्य के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, कोई नवीन तथ्य उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। स्मृति स्तर पर तो बच्चे सिर्फ चीजों को रटते हैं, जैसे बच्चों ने संज्ञा की परिभाषा रट लिया कि किसी भी नाम वगैरह को हम संज्ञा बोलते हैं, सीधा रट लेंगे बच्चे, उस चीज का अर्थ नहीं बता पाएंगे कि संज्ञा होता क्या है, अर्थ नहीं पता उन्हें, बस रट लेंगे वे। या फिर बच्चे ये रट सकते हैं यहाँ पर भारत की राजधानी क्या है, हमारे देश का क्या नाम है, तो ये बातें बच्चे रटते हैं, इन्हें समझते नहीं है। तब ऐसी कोई भी चीज जो बच्चे रटते हैं वो स्मृति स्तर पर ही करते हैं। स्मृति स्तर पर जो शिक्षण होता है उसमें बच्चे सिर्फ रटते हैं, ये सबसे छोटा शिक्षण होता है। देखो, सबसे लेवल, अगर लेवल की बात करें तो सबसे कम लेवल होता है इसका, सबसे नीचे होता है ये लेवल में। तब स्मृति स्तर में बच्चे चीजों को रटते हैं, जैसे बच्चे रट सकते हैं 2 + 2 = 4 होते हैं, बच्चों ने ये बात रट ली है, तो ये स्मृति स्तर पर है। बच्चे नहीं समझेंगे ये ही क्यों होता है, ये सब काम भी बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे बस चीज़ों को रट लेते हैं। जैसे भारत की समस्या जनसंख्या का बढ़ना है, भारत की एक समस्या प्रदूषण है, तो यहाँ पर बच्चे में चीज़ें रट लेंगे, उनको समझते नहीं है प्रदूषण क्या होता है, क्यों हो रहा है, समस्या क्या होती है, वो क्यों हो रही है, कैसी कैसी समस्या होती है, वे चीज़ें यहाँ पर नहीं करते बच्चे। स्मृति स्तर पर तो बच्चे बस चीज़ों को रट लेते हैं, सीधा सीधा सा रट लेते हैं, ज़्यादा समझते वगैरह नहीं है। बोध स्तर पर बच्चे उन तथ्यों को समझते हैं जो उन्होंने रटा है। स्मृति स्तर पर बच्चे तथ्यों को रटते हैं, लेकिन बोध स्तर पर बच्चे तथ्यों को समझते हैं कि समस्या एक्चुअल में होती क्या है या संज्ञा होती क्या है। बच्चों ने परिभाषा रटी है यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चे संज्ञा को समझेंगे। अच्छा, तो किस हर चीज का नाम संज्ञा होता है, किसी का भी कोई नाम हो संज्ञा है, तो मैं भी संज्ञा हूँ, विनय भी संज्ञा है, पायल भी संज्ञा है, तो वो सब संज्ञा है। तो यहाँ पर बच्चे उस तथ्य को समझेंगे और यहाँ पर उसका चिंतन मनन करेंगे, उसके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आलोचनात्मक सृजनात्मक चिंतन करेंगे, उसके बारे में नवीन तथ्य सोचेंगे। यहाँ पर बच्चे किसी भी तथ्य के बारे में वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, दार्शनिक ढंग से। जैसे दार्शनिक जो होते हैं हमारे, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, गंभीर गहन गहन बातें सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर बच्चे में सब काम करेंगे चिंतन स्तर पर। बोध स्तर पर बच्चे सिर्फ समझेंगे किसी तथ्य को, और स्मृति स्तर पर बच्चे किसी भी तथ्य को रटेंगे। अगर आप उदाहरण देकर समझना चाहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय है, ये ए बी ये सी है, तो C² बराबर क्या होगा, A² + B²। बच्चों ने अगर ये रटा, बस C² बराबर A² + B² होता है, तो बच्चे स्मृति स्तर पर शिक्षण कर रहे हैं। लेकिन बच्चे अगर इसे समझ रहे हैं तो ये क्यों होता है ऐसे, अच्छा तो ये C इसका वो है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, इस तरह से होता है, कोई भी त्रिभुज है उसका ये मतलब होता है। अगर बच्चे इसे समझ रहे हैं रटने के बाद कि ऐसा ही क्यों होता है, ये अच्छा ये होता है, इस तरह बच्चे समझ रहे हैं, तो बोध स्तर पर होता है। लेकिन चिंतन स्तर पर क्या होगा, ये ऐसा क्यों होता है कि कर्ण बड़ा होता है हमेशा, या 90 डिग्री का होने पर ही होता है, या इस त्रिभुज के बारे में बच्चे कोई नया ज्ञान दे, या ये जो सूत्र है इस सूत्र को अलग ढंग से बच्चे प्रस्तुत करें कि जरूरी नहीं है ऐसा ही हमेशा हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है A² = C² + B² भी हो सकता है उस स्थिति में। तो अगर बच्चे गंभीर लेवल पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई गहन विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो सब बच्चे काम चिंतन स्तर पर करेंगे। स्मृति स्तर पर बच्चे रटते हैं, बोध स्तर पर बच्चे उस तथ्य को समझते हैं, और चिंतन स्तर पर उस बच्चे उस तथ्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से, दार्शनिक ढंग से सोचते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आप समझ तो पाए शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या होता है।
शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके बहुत से पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। सामान्यतः इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अधिगम के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। अधिगम के अनुभव सामान्यतः किसी पाठ्य वस्तु या किसी प्रकरण से संबंधित होते हैं। अधिगम के अनुभव का मतलब होता है जो टीचिंग हम करते हैं, जो ज्ञान बच्चों को प्रदान कर रहे हैं हम। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना एक स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम सूरदास पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो एक स्तर पर नहीं पढ़ाते, 3 स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा सूरदास टॉपिक है हिंदी का, उसे हम प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक पढ़ाते हैं, लेकिन हर स्तर पर उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। किसी स्तर पर तो बच्चों को सिर्फ कंठस्थ कराते हैं, हम रटाते हैं सूरदास का कोई भी दोहा। किसी स्तर पर सूरदास का दोहा बच्चों को समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कैसे निकल रहा है ये अर्थ। और किसी स्तर पर बच्चे उस दोहे के बारे में सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करते हैं। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मतलब यहाँ पर भी उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, उसके बारे में पूरा समझने की कोशिश करते हैं, क्यों लिखा होगा, कब लिखा होगा, या इस दोहे में इस शब्द का ये अर्थ भी निकल सकता है तो हम इस दोहे का एक नया अर्थ भी बना सकते हैं। तो वे सारे बड़े बड़े काम दार्शनिक और वैज्ञानिक वाले तीसरे स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 3 स्तरों पर हम पढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ को। एक तो रटाने वाला, तो स्मृति स्तर पर तो हम रटते हैं, बच्चे कोई भी ज्ञान रटेंगे, कोई भी तथ्य के बारे में बस में रट लेंगे। और समझने वाला काम जो बच्चे करेंगे वे बौद्ध स्तर पर करेंगे, और उसके बाद कोई भी दूसरा काम करें, बड़ा काम कोई भी करें, वो चिंतन स्तर पर करेंगे। यहाँ पर तो बच्चे रटेंगे किसी भी चीज़ को, यहाँ पर उस चीज़ को समझेंगे, और बाकी जो काम बच गया उसके बारे में विश्लेषण संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, उसका सूक्ष्म विचार रखना, उसके बारे में कोई नवीन तथ्य उसके बारे में प्रस्तुत करना, या उसको लेकर किसी बड़ी समस्या का समाधान करना, वो सब काम यहाँ पर आएगा। तो ये आसान से पॉइंट है, धीरे से ही आप आराम से समझ जाएंगे। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारे स्मृति स्तर, जिसे हम मेमोरी लेवल बोलते हैं। मतलब मेमोरी मतलब हमें अपने दिमाग में वो बात रखनी है, रटना है। यहाँ पर हम तथ्यों को रटते हैं। कोई भी टॉपिक टीचर हमें देता है, उस टॉपिक को हम रट देते हैं, बिल्कुल उस टॉपिक की जो भी लाइन हमें बताई जा रही है उस लाइन को रट देते हैं। कि गाय हमें दूध देती है, हमने रट दिया है। 2 और 2 4 होते हैं, हमने रट दिया है। 10 - 2 8 होते हैं, हमने रट दिया है। ये पहाड़े हमने रटे हैं, तो पहाड़े स्मृति स्तर पर ही हमने रटे हैं। इस तरह से भारत की एक समस्या जनसंख्या का बढ़ना है, वो बात हमने रट दी है। हम नहीं जानते जनसंख्या क्या होती है, बढ़ कैसे रही है, बस हमने रट दिया है, वो स्मृति स्तर पर है। इस तरह से जो भी टॉपिक या जो भी तथ्य हमारा टीचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे सीधा सीधा सा रट देते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, हमने रट दिया है। तो इस स्तर पर जो भी शिक्षण चलता है उसमें बच्चे ज्ञान को रटते हैं, समझते नहीं है, उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करते, विश्लेषण वगैरह नहीं करते, बस सीधा रट लेते हैं। यह शिक्षण के स्तर की प्रथम अवस्था है, जो कि शिक्षण का सबसे छोटा व निचला स्तर होता है। देखो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं ये। तो स्मृति स्तर सबसे छोटा है, उससे बड़ा बोध स्तर है, और सबसे बड़ा चिंतन स्तर है, क्योंकि इसमें सब बातें आ जाती हैं, किसी भी तथ्य के बारे में जो भी आप सोच सकते हैं, ज्ञान से ज्ञान बात। स्मृति स्तर पर अधिगम एक विचारहीन प्रक्रिया होती है। मतलब कोई भी बालक किसी भी तथ्य के बारे में विचार नहीं करता, बस सीधा सीधा सा रट लेते हैं, उसके बारे में अपना कोई विचार वगैरह नहीं रखते में। इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का विकास करना होता है। इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को याद करना मुख्य लक्ष्य होता है। याद करना मतलब रटना। स्मृति स्तर पर प्रमुख क्रियाएं ये होती हैं: अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। स्मृति स्तर पर एक बालक ये क्रियाएं करता है। अगर पढ़ते टाइम बालक ये क्रियाएं कर रहा है तो वह बालक स्मृति स्तर पर है। अधिगम मतलब चीजों को रट रहा है। धारण मतलब उस रटे हुए को अपने दिमाग में लंबे टाइम तक बनाए हुए है। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है जो उसने रटा है उसे याद कर रहा है, अच्छा वो क्या रटा था मैंने। जैसे पेपर में आप रटी हुई तथ्यों को याद करते हैं, जो आपने रटा हुआ होता है उसे हम प्रत्यास्मरण बोलते हैं। रटे हुए को याद करना, प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान पहचानना, कोई चीज आपने रटी थी उसका फोटो हम दिखाते हैं तो आप पहचानते हैं। सारा काम ही रटने से संबंधित होता है। अधिगम का मतलब होता है रटना। धारण का मतलब होता है रटे हुए को लंबे टाइम तक बनाए रखना दिमाग में। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रटे हुए को याद करना दोबारा। प्रत्याभिज्ञान या फिर अभिज्ञान का मतलब होता है रटे हुए से हम कोई तथ्य बता रहे हैं कि अरे ये तो गाय है, ये घोड़ा है, ये बैल है, ये बिल्ली है, क्योंकि उनके चित्र या उनके बारे में हमने पहले रट लिया था, ये चीज़ ये होती है। तो कोई भी बच्चा ये काम करता है वो स्मृति स्तर पर होता है।
इस स्तर पर छात्र तथ्यों को बिना समझे सीधा सीधा सा उन्हें रट लेते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बच्चों ने रट लिया। विनायक संज्ञा, ये बच्चे रट सकते हैं। विनायक संज्ञा है, ये लाइन बच्चों ने रट लिया है। बच्चे नहीं जानते संज्ञा क्या है और विनय क्या है, उन्हें नहीं पता, बस ये लाइन उन्होंने सीधा सीधा सा रट ली। 2 और 2 4 होते हैं, बच्चों ने ये रट लिया। आदि स्मृति स्तर से संबंधित तथ्य हैं। जो स्मृति स्तर है, इसका जो प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, इस वजह से इस स्मृति स्तर को हर्बर्ट स्पेंसर प्रतिमान भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्मृति स्तर की संरचना को 5 पदों में प्रस्तुत किया था, जिसे हम पंचपदीय प्रणाली बोलते हैं। ये भी आ जाता है। पंचपदीय प्रणाली किसने दी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पंचपदीय प्रणाली। और ये 5 पद होते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इन्हें याद कर सकते हैं, बाकी यही पूछा नहीं जाता है। तो नियोजन, प्रस्तुतिकरण, संबंध व तुलना, समन्वयीकरण, अनुप्रयोग, ये पंचपदीय प्रणाली है। किसने प्रदान की थी हमें पंचपदीय प्रणाली? हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रदान की थी। और हर्बर्ट स्पेंसर ने स्मृति स्तर है, इसका प्रतिपादन किया था। तो ये हमारा स्मृति स्तर होता है। यहाँ पर हम तथ्यों को सीधा सीधा सा रट लेते हैं, उन्हें समझते नहीं। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं स्मृति स्तर की। यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर होता है। यह विचारहीन होता है। ये सभी बातें हम कवर कर चुके हैं। इस स्तर पर शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, छात्रों का गौण, क्योंकि शिक्षक बच्चों को तथ्य रटाता है। तो इस वजह से शिक्षक प्रमुख होता है। जैसे हमारा व्याख्यान विधि होता है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, उसमें बच्चे रटते हैं और टीचर लेक्चर देता रहता है और बच्चे रटते रहते हैं। वो एक तरह से हमारा स्मृति स्तर ही होता है। और स्मृति स्तर के ज्ञान का हम बच्चों का जो अगर मूल्यांकन करते हैं तो किस विधि के द्वारा करते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के द्वारा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के द्वारा हम बच्चों की स्मृति स्तर का ज्ञान लेते हैं कि बच्चों के पास कितनी स्मृति है, या स्मृति स्तर पर बच्चों ने क्या क्या चीज रट लिया है, उसका अगर हमें मूल्यांकन करना है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के द्वारा करते हैं। क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो पूछा गया है सीधा सीधा सा वही बताना है। संघ की परिभाषा बतानी है तो सीधी सीधी सी बतानी है। भारत की एक समस्या का नाम बताना है तो सीधा सीधा वही बताना है। तो मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के द्वारा हम स्मृति स्तर का जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें छात्र बिना समझे या विचार किए तथ्यों व सूचनाओं को रट लेते हैं। सही बात है। शिक्षक तथा छात्रों के बीच इसमें कोई सार्थक अंतःक्रिया नहीं होती, क्योंकि बच्चे शिक्षक के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते तथ्यों को समझने के लिए, वे बस सीधा सीधा सा रट लेते हैं। जैसे हमारा कबीर का एक दोहा है, कबीरा कहेगा ये, तो बच्चों ने उसे सीधा रट लिया। बस दोहा लिखा हुआ है और बच्चों ने उसे सीधा रट लिया। छोटे बच्चे हमारे पोएम रट लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो स्मृति स्तर पर ही होता है, क्योंकि बच्चों ने रट लिया ट्विंकल ट्विंकल। उसका मीनिंग नहीं बच्चों को पता है, वो क्या कहना चाहती है, क्यों लिखी गई थी वो बच्चे नहीं जानते, बस उन्होंने रट लिया है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो स्मृति स्तर पर है। तो कोई सार्थक क्रिया नहीं होती शिक्षक और छात्रों में, क्योंकि वे आपस में बातचीत नहीं करते किसी चीज का अर्थ समझने के लिए, बस बच्चे रट लेते हैं जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मृति स्तर के शिक्षा में बौद्धिक क्रियाओं का अभाव रहता है। बौद्धिक क्रिया मतलब हम कोई बौद्धिक क्रिया नहीं करते, तर्क वितर्क करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, सृजनात्मक चिंतन करना, तो कुछ नहीं करते यहाँ पर हम बौद्धिक क्रिया। स्मृति स्तर के शिक्षण में कार्य करने या सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि छात्र इसमें बस निर्देशों का पालन करते हैं। टीचर ने कहा इस लाइन को रटना है, बच्चे सीधा सीधा से रट लेंगे, तो कोई उसके बारे में कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे या सोच विचार नहीं करेंगे। इसमें कक्षा का वातावरण नीरस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के शिक्षण में व्याख्यान, प्रदर्शन, पुस्तक पाठन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो लेक्चर मेथड का हम प्रयोग करते हैं, बच्चे रटते हैं। प्रदर्शन, किसी चीज को दर्शाते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे तो बच्चे उसे रट लेंगे। अगर हम ताजमहल दिखाएं, उसके बाद लाल किला दिखाएं, या कोई और बिल्डिंग दिखाएं, घोड़ा दिखाएं और बच्चों को बताएं ये घोड़ा होता है, ताजमहल होता है, तो बच्चे उसे रट लेंगे सीधा सीधा सा। पुस्तक पाठन, जो हमारा टेक्स्ट बुक मेथड, अगर कोई टीचर या कोई बच्चा किसी किताब को पढ़ रहा है तो उस विधि का प्रयोग भी हम करते हैं, तो बच्चे सीधा सीधा सा रटते हैं। इसके अलावा दूसरी विधियां कौन सी होती है? लर्निंग बाय डूइंग वाली विधियां होती है, उनमें बच्चे रटते नहीं है, तथ्यों को समझते हैं। तो इन विधियों का प्रयोग कर अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो शिक्षण स्मृति स्तर पर चलता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इस स्तर का अधिगम सबसे कम प्रभावी रहती है, मतलब बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, इस अधिगम को अधिक समय तक रिटेंशन नहीं कर पाते, अपने धारण नहीं कर सकते अपने दिमाग में इस अधिगम को।
अब हम दूसरे दिगम की बात करते हैं स्तर की, अवबोध स्तर, जिसे हम बोध स्तर कह देते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। मतलब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं उस तथ्य को, जो तथ्य उन्होंने रटा है या जो तथ्य उनके सामने है, बच्चे उसे समझते हैं, सीधा सीधा सा रट ही नहीं लेते, बस उसे समझते भी हैं। तो स्मृति स्तर पहला स्तर है, इससे ऊपर वाला स्तर है बोध स्तर। स्मृति स्तर से अच्छा स्तर है ये बोध स्तर। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जो तथ्य टीचर उन्हें पढ़ा रहा है उसे समझते हैं, टीचर से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। जैसे राम एक संज्ञा है, या टीचर ने बच्चों को बताया कि विनय एक संज्ञा है, तो बच्चे समझेंगे संज्ञा क्या होता है। अच्छा, किसी का भी नाम होता है वो संज्ञा होती है। विनय क्या है, ये तो मेरे दोस्त का नाम है, तो किसी का भी नाम संज्ञा है, तो विनय भी तो एक संज्ञा हुआ, नेहा भी एक संज्ञा होगा। तो इस तरह से बच्चे उस तथ्य का अर्थ समझते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है तथ्य, उसका पूरा भाव समझते हैं। भारत की एक समस्या बेरोजगारी है, एक पॉइंट ये टीचर ने बताया, तो बच्चे समझेंगे समस्या क्या होता है जिससे हमें परेशानी हो। बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि बड़ों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, काम धंधे की कमी है। तो बच्चे उसके बारे में पूरा अर्थ समझेंगे। वो होता है हमारा अवबोध स्तर। अवबोध स्तर पर बच्चे सीधा सीधा सा तथ्यों को रटते नहीं है, बल्कि उन्हें समझते हैं। अवबोध स्तर पर अगर शिक्षण हुआ है तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चे उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछेंगे इसकी व्याख्या कर दीजिए बड़े स्तर पर, तो रटकर तो बच्चे नहीं कर सकते, व्याख्या समझकर कर सकते हैं। किसी तथ्य का अगर बच्चों ने अर्थ समझ लिया है तो बच्चे उस तथ्य के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तब आप समझ गए अवबोध स्तर पर क्या होता है। बच्चे यहाँ पर उस तथ्य का, उस टॉपिक का, उस प्रकरण का अर्थ समझते हैं, जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसका भाव समझते हैं कि ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। रटते नहीं है सीधा सीधा सा, पूरा समझते हैं उसके बारे में। अवबोध स्तर या बोध स्तर का जो शिक्षण होता है वो स्मृति स्तर के शिक्षण से आगे होता है, उससे अच्छा होता है। इस स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका हो। मतलब बच्चे पहले किसी तथ्य को रटेंगे तभी तो उसके बारे में सोचेंगे, तो स्मृति स्तर के आगे का शिक्षण होता है। अगर कोई तथ्य बच्चों ने स्मृति स्तर पर रट लिया है, अवबोध स्तर पर बच्चे उस तथ्य को समझते हैं। इस स्तर पर स्मरण किए गए तथ्यों को समझा जाता है तथा उनका भाव निकाला जाता है, मीनिंग मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग की जाती है। इस स्तर पर छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें सूझ, अर्थ निर्माण, बोधन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब सूझबूझ, अर्थ निर्माण और बोधन, इन सब का मतलब एक ही होता है, किसी भी लिखित सामग्री या वाचित सामग्री का अर्थ समझना, भाव समझना, वो कहना क्या चाह रहा है। बोध स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस स्तर पर छात्र स्मरण किए गए तथ्यों का अर्थ समझते हैं तथा उनका भाव निकालते हैं। कुछ क्रियाएं जैसे व्याख्या करना, सिद्ध करना, अंतर करना, प्रयोग करना, समन्वयकरण करना आदि क्रियाएं इसी स्तर से संबंधित होती हैं। अगर बोध स्तर पर कोई शिक्षण कर चल रहा होगा तो बच्चे ये क्रियाएं करेंगे, व्याख्या करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है टीचर, बच्चे उसकी व्याख्या कर पाएंगे। व्याख्या बच्चे कब कर सकते हैं, जब बच्चे उस टॉपिक को समझ गए होंगे, तभी व्याख्या कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा से रट कर बोल देंगे। अगर टीचर बोलता है कि संज्ञा की व्याख्या कीजिए, तो हमारा जो पहला स्तर था स्मृति स्तर वाला बच्चा तो उसकी परिभाषा बता पाएगा बस, लेकिन बोध स्तर वाला बच्चा उसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएगा। संज्ञा ही क्यों बोलते हैं हम उस चीज़ को, क्योंकि नाम होता है उसे हम संज्ञा बोलते हैं। ये क्या होता है, किसी का भी नाम संज्ञा होगा तो अलग अलग उदाहरण लेकर अपने दिमाग से अलग अलग बातों का निर्माण करके अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएगा उसकी। सिद्ध करना, बच्चा सिद्ध कर पाएगा ये संज्ञा है। जैसे विनय संज्ञा है तो बच्चा सिद्ध कर पाएगा, सभी नाम संज्ञा है तो विनय भी तो एक नाम है, तो विनय भी तो संज्ञा हुई। तो यहाँ पर बच्चा सिद्ध कर सकता है किसी भी चीज़ को, अंतर कर सकता है दो बिंदुओं में, दो टॉपिक में, क्योंकि उसने दोनों टॉपिक्स का अर्थ समझा हुआ है। किसी भी एक टॉपिक का वह प्रयोग कर सकता है किसी भी जगह पर, क्योंकि उसका मतलब समझ गया है वो, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। सामान्यीकरण करना मतलब आसान भाषा में बताना, समरी देना। अगर ये इतना बड़ा यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है और बच्चे इसको समझ गए हैं तो उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं बच्चे, उसे 3-4 लाइन में समराइज कर सकते हैं, उसकी समरी लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं उसका। तो ये सामान्यीकरण करना होता है, बच्चे समझकर ही लिख सकते हैं, ये बात रटकर नहीं लिख सकते। तो ये सारी क्रियाएं हमारी बोध स्तर से संबंधित होती हैं। लेकिन स्मृति स्तर से क्या क्या संबंधित था, रटना संबंधित था, प्रत्याभिज्ञान, पहचानना, याद करना, उसको बनाए रखना, वे हमारे स्मृति स्तर से संबंधित थे।
इस स्तर का प्रतिपादन किसने दिया है? प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है। इस वजह से इस स्तर को हम मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। मॉरिसन ने इस बौद्ध स्तर की संरचना को 5 स्तरों पर विभाजित किया है। ये 5 स्तर दिए हैं मॉरिसन ने बौद्ध स्तर की संरचना के। तो आसान सा स्तर है हमारा बौद्ध स्तर, अवबोध स्तर। यहाँ पर हम तथ्यों को समझते हैं, जो हमने रटा है या कोई नया तथ्य अगर हमारे सामने आया है तो उसको अच्छी तरह से हम समझते हैं, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, उसका क्या क्या प्रयोग है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या निकल रहा है, भाव क्या है उसका। अब अवबोध स्तर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह स्मृति स्तर से उच्च होता है, हम जानते हैं उससे बड़ा होता है ये। इस प्रकार का शिक्षण विचार युक्त होता है, मतलब बच्चे विचार विमर्श करते हैं, उस तथ्य के बारे में सोचते विचारते हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, तो वो विचार विमर्श करते हैं, तो उसका पूरा अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। यह शिक्षण बोध या समझ पर आधारित होता है, क्योंकि बच्चे बोध या समझ मतलब होता है अर्थ निर्माण करना अपनी समझ का प्रयोग करके। इस प्रकार के शिक्षण में व्याख्या करना, तथ्यों को समझना, उनका भाव निकालना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। कक्षा कक्ष में अंतः क्रिया के द्वारा प्रत्यय का बोध कराया जाता है, मतलब इसमें छात्र शिक्षक अंतः क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, बच्चे शिक्षक से क्वेश्चन पूछते हैं, शिक्षक बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, जिससे बच्चे उस तथ्य का मतलब पूरा समझ जाएं। यह शिक्षण छात्रों में सामान्यीकरण करने तथा सूझबूझ के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। वही छोटा करना, सामान्यीकरण करना किसी भी तथ्य को, और अपने दिमाग से कोई निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्राय निगमन आगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। यह इसके बोध स्तर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी होता है स्मृति स्तर से। बोध स्तर में शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर उसके तथ्यों को तर्कपूर्ण ढंग से व मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें छात्र प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करता है। इस प्रक्रिया में बोध स्तर पर छात्र अधिक सक्रिय रहता है शिक्षक से। तो इसकी विशेषताएं थी 10। अब अपने लास्ट स्तर की बात करते हैं, जो कि है सबसे उच्च स्तर, चिंतन स्तर। सबसे पहला स्तर स्मृति स्तर, दूसरा स्तर बोध स्तर, तीसरा स्तर हमारा चिंतन स्तर, सबसे उच्च स्तर है। आसान भाषा में अगर आप चिंतन स्तर को समझना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं, यहाँ पर तो हम किसी टॉपिक को रटेंगे, यहाँ पर किसी टॉपिक को समझेंगे, उसका अर्थ क्या है। बाकी जो भी काम करेंगे हम वो चिंतन स्तर पर करेंगे, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक ढंग से उस तथ्य के बारे में सोचना, उस टॉपिक के बारे में कोई नई चीज प्रस्तुत करना, या उस टॉपिक का सृजनात्मक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना उस टॉपिक को। उस टॉपिक में कुछ नवीन बातें सृजनात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना कि इसमें ऐसा ही क्यों होता है, यही क्यों होता है, हम इसे दूसरी जगह पर रखकर क्यों नहीं कर सकते, इस टॉपिक के बारे में हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर हम रट रहे हैं वो स्मृति स्तर पर है, समझ रहे हैं वो बोध स्तर पर है, और चिंतन स्तर पर क्या है, उसके बारे में सूक्ष्म विचार करना, ये ऐसा ही क्यों है, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते इसमें, या इसमें अगर ये टॉपिक है, मान लेते हैं कोई एक सेंटेंस है हमने रट लिया है, तो इसमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 क्यों लिखते हैं, 4 क्यों नहीं लिखते, अगर 4 लिख देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें, या इस लाइन का, इस सूत्र का हम कहीं और पर कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और क्या नवीन बात हम इसमें से निकाल सकते हैं इस सूत्र में से। तो वो जो आलोचनात्मक हम तार्किक नवीन मौलिक चिंतन करते हैं, गहन विचार विमर्श करते हैं किसी भी तथ्य के बारे में, वो चिंतन स्तर पर होता है। चिंतन स्तर बड़े बच्चे करते हैं, बड़े बच्चे जो किशोरावस्था के होते हैं, 9, 10, 11, 12 वाले चिंतन स्तर करते हैं हमें। इसके द्वारा हम किसी भी तथ्य के बारे में गहन विचार करते हैं, नवीन बातें सोचते हैं किसी भी तथ्य के बारे में, और इसका जो शिक्षण है वो सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें खुद प्रयास करके खुद तथ्यों को ढूंढकर खुद समझते हैं उसे, तो ये सबसे स्थायी माना जाता है इसका शिक्षण। अब चिंतन स्तर के बारे में बात करते हैं, इसे हम परावर्तन स्तर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर बच्चे खुद तर्क वितर्क करके विचार विमर्श करके नवीन तथ्यों को सोचते हैं, किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई नई बात बताते हैं, अरे सर इसमें तो ये भी होता है, इसका तो हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कबीर का कोई दोहा है उसमें एक शब्द है, सर इस शब्द के तो ये 3 मतलब निकलते हैं, अगर ये मतलब इसका हम निकालें तो इस पूरे दोहे का मतलब बदल जाता है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये चिंतन स्तर पर कर रहे हैं। स्मृति स्तर पर तो इस दोहे को रटेंगे, बोध स्तर पर इस दोहे को समझेंगे, चिंतन स्तर पर इस दोहे में से कोई नवीन बात निकालेंगे हम, यहाँ से सर ये भी हो जाता है। तो ये हमारा चिंतन स्तर होता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं।
शिक्षण का तीसरा और अंतिम स्तर चिंतन स्तर होता है। यह शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे उच्च स्तर होता है। यह प्रथम दो स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्मृति और अवबोध दोनों सम्मिलित होते हैं। अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक के बारे में चिंतन कर रहा है तो इसका मतलब है उसने उस टॉपिक को रट भी लिया है और उस टॉपिक का मतलब भी समझ लिया है, क्योंकि किसी टॉपिक को बिना रटे या उसका बिना मतलब समझे हम उसके बारे में चिंतन मनन कर ही नहीं सकते। ये ऐसा क्यों है? जब तक हमें पता ही नहीं होगा वो एक्चुअल में है क्या, हम चिंतन मनन क्या कर पाएंगे उसके बारे में। तो इसमें ये दोनों स्तर सम्मिलित होते हैं जब कोई भी बालक चिंतन मनन करता है। इस स्तर पर शिक्षण की परिस्थिति में विद्यार्थी पूर्ण तन्मयता के साथ एकजुट होकर किसी समस्या के समाधान हेतु लग जाते हैं। इसके बारे में एक बात और बता देता हूं। अगर चिंतन स्तर का शिक्षण चल रहा है, इसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? आलोचनात्मक व सृजनात्मक प्रश्नों से करते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं इस टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, इसके गुण दोष बताइए, या इस टॉपिक से आप क्या नवीन बात निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके गुण दोष या सूक्ष्म विवेचना करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए। जो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में चिंतन स्तर पर ही होते हैं। इन क्वेश्चंस के द्वारा हम चिंतन स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस स्तर पर बच्चे परंपरागत ढंग से न सोचकर कल्पनात्मक व सृजनात्मक ढंग से सोचते हैं, कल्पनात्मक व सृजनात्मक चिंतन करते हैं। मतलब नॉर्मल सोचते नहीं है जैसा हर व्यक्ति सोच रहा है, वो अपने अनुसार एक अलग तरीके से सोचता है, कल्पनाएं करता है उस टॉपिक के बारे में। जो भी टॉपिक है उसके बारे में कल्पना करेंगे बच्चे, क्या इससे नया निकल सकता है। सृजनात्मक चिंतन करते हैं तो किसी नए तथ्य का सृजन करते हैं उस टॉपिक से संबंधित। कल्पनात्मक व सृजनात्मक चिंतन का सहारा लेते हुए विविध परिस्थितियों के विषय में चिंतन मनन करके उसमें विद्यमान समस्याओं का हल प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब इस टॉपिक के बारे में अगर कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करते हैं। इस स्तर पर छात्र तथ्यों के विषय में सोच विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार करते हैं। जैसे वैज्ञानिक किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचते हैं कि ग्रेविटेशन, ऊपर से नीचे चीज गिरती है तो ये क्यों गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं चला जाता। या फिर जो हमारी आग है, फायर जल रही है, यहाँ पर एक आग जल रही है, आग नीचे से ऊपर क्यों जा रही है जब बाकी सारी चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ये सारे वैज्ञानिक सोचते हैं ना, यही तथ्य है। तो ये सारे तथ्य हमारे चिंतन स्तर से संबंधित होते हैं। बालक भी जब ये सब सोचता है वो चिंतन स्तर पर ही सोचता है। इस स्तर पर छात्र किसी तथ्य का विश्लेषण करते हैं, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं, उससे संबंधित कोई नवीन बिंदु हमें बताते हैं, आदि कार्य करते हैं। यह छात्रों की सृजनात्मक व मौलिक क्षमताओं से संबंधित होता है। अर्थात अगर हम ज्ञान का सीधा सीधा सा प्रयोग करते हैं तो वो तो बोध स्तर होता है, लेकिन ज्ञान का अगर सृजनात्मक रूप से प्रयोग करते हैं वो चिंतन स्तर होता है। अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, कोई टॉपिक हमने समझ लिया है और उसका सीधा सीधा सा प्रयोग करते हैं, मतलब जो हमने सूत्र था वो पाइथागोरस सूत्र x²y²z², अगर उसका सीधा सीधा सा हम सूत्र में रखकर किसी रूल में रखकर प्रयोग करते हैं तो वो तो बोध स्तर है। लेकिन उसका सृजनात्मक रूप से हम प्रयोग करते हैं कि इसका प्रयोग सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर न लें, इसको हम यहाँ पर लें और एक और लाइन खींचे तो इस सूत्र का हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। सृजनात्मक रूप से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, कुछ नवीन विचार रखते हैं, सूक्ष्म विचार रखते हैं, तो वो चिंतन स्तर पर होता है। इस स्तर पर छात्र चिंतन करते हैं, तार्किक विवेचना करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उस सूत्र से, उस तथ्य से कोई नया निष्कर्ष निकालते हैं। सर इसका मतलब ये भी होता है किसी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं उस सूत्र को लेकर, हम उस सूत्र का या किसी भी तथ्य का विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, आलोचनात्मक या मौलिक चिंतन करते हैं। ये सभी क्रियाएं इस स्तर से संबंधित होती हैं। इस स्तर का प्रतिपादन हंट ने किया था, इस वजह से हम इस स्तर को हंट शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। अब आप समझ गए तीन स्तर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम रटते हैं, यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक का अर्थ समझते हैं, भाव समझते हैं, मतलब समझते हैं वो होता क्या एक्चुअल में, और यहाँ पर उसके बारे में हम सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तार्किक विवेचना करते हैं, उसके बारे में आलोचनात्मक सृजनात्मक चिंतन करते हैं, कोई नवीन तथ्य उसके बारे में प्रस्तुत करते हैं, उसको तोड़कर देखते हैं, उसके भागों में उन सब भागों का अलग अलग मतलब निकालते हैं, हम कोई नई चीज हमें मिल जाए तो वो सारा काम हम यहाँ पर करते हैं। छोटा बच्चा स्मृति स्तर पर चीजें रट लेता है, बड़ा बच्चा बोध स्तर पर समझता है, और उससे बड़ा बच्चा किशोरावस्था में या कोई वैज्ञानिक यहाँ पर हर तथ्य को बारीकी से देखता है, बिल्कुल बारीकी से, उसमें से कोई नवीन चीज या कुछ हमसे मिस न हो गया हो। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं प्रवर्तन स्तर की, या हमारा जो लास्ट स्तर है चिंतन स्तर, इसकी क्या विशेषताएं हैं।
प्रावर्तन स्तर शिक्षण प्रक्रिया का सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। सही बात है, तो हम जानते ही हैं। यह पूर्णतः विचारपूर्ण है, यह सबसे ज्यादा विचारपूर्ण है स्तर। इसमें हमेशा विचार ही विचार होते हैं। छात्र हमेशा विचार रखता रहता है, अपने नए नए विचार खोजता रहता है। इसमें अधिक सोच विचार होता है, मतलब ज्यादा सोच विचार करता है बच्चा इसमें। इस स्तर पर छात्र किसी तथ्य का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। छात्रों के जीवन में अगर कोई समस्या है, छात्र उस समस्या का विश्लेषण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से सोचते हैं कि क्यों आ रही है समस्या, और जो ज्ञान उन्होंने समझा है उसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस स्तर पर मौलिक चिंतन का सहारा लेते हैं। मौलिक चिंतन क्या होता है? नवीन चिंतन, जिसमें बच्चे कोई नई चीज सोचे या किसी नई चीज का निर्माण करे, उन मौलिक चिंतन होता है। परावर्तन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, मतलब बच्चों के सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए जब बच्चे जुट जाते हैं, अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, उस समस्या के एक एक अंक का विश्लेषण करके समझते हैं, तो वो परावर्तन स्तर ही होता है। इस स्तर पर छात्रों में जिज्ञासा, रुचि, अन्वेषण आदि विकसित होता है, जिसके द्वारा वे समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से ढूंढ पाने में सफल होते हैं। परावर्तन स्तर पर सामूहिक वाद विवाद, समस्या समाधान विधि आदि शिक्षण की प्रभावशाली विधियां या व्यूहरचनाएं मानी जाती हैं। इस स्तर के शिक्षण में छात्रों और शिक्षकों के संबंध ज्यादा निकट होते हैं। छात्र शिक्षक की आलोचना भी कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वे शिक्षक की आलोचना भी कर देते हैं। इस स्तर पर बच्चे ये भी कह देते हैं हमारा टीचर इस टॉपिक को अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इससे बेहतर दूसरा टीचर पढ़ाता है। तो शिक्षक की आलोचना भी कर देते हैं बच्चे, क्योंकि उस टॉपिक को बच्चे खुद विश्लेषण करके खुद समझते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे टीचर ने तो कई इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई नहीं। तो बच्चे शिक्षक की आलोचना भी कर देते हैं इस स्तर पर। इस स्तर पर शिक्षण के पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहता। जो शिक्षण है हमारा, वो सिलेबस या फिर हमारी टेक्स्ट बुक किताबों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चे क्रियाएं करते हैं, इसमें क्रियाएं कर करके सीखते हैं। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, में सारी हमारी परावर्तन स्तर पर आती हैं। तो ये हमारी परावर्तन स्तर की विशेषताएं थी। तब हमारे शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। अब आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो हमारा स्मृति होता है, ये हमारा बोध होता है, और तीसरा हमारा चिंतन होता है। ये सबसे ऊपर होता है चिंतन। यहाँ पर बच्चे चीजों को रटते हैं, यहाँ पर समझते हैं, और इसके अलावा बच्चे जो भी कुछ करेंगे, नवीन तथ्य अगर किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो चिंतन स्तर होता है। ये आसान सा पॉइंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बीएड एग्जाम में आता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा। ज्यादा टफ भी नहीं है, बस एक बार आप समझ ले, अपने शब्दों में आप इसे वहां पर लिख देंगे, आप अवबोध कर लें। इस स्तर पर, बोध स्तर पर आप इस क्वेश्चन को समझ लें, आप लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से लिख देंगे अपने पेपर में। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।